नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यानी कि नेटो के बारे में। बट देखो, इस वीडियो के अंदर में ना मैं नेटो की आपको बिल्कुल भी फैक्चुअल डिटेल्स नहीं बताऊंगा, बल्कि जो नेटो है, जब से रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है, जो नेटो क्लेम करता है और पूरी दुनिया में इसने एक मैसेज दिया है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है सबसे पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया की जितनी पीसफुल कंट्रीज हैं, सो कॉल्ड पीसफुल कंट्रीज हैं, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। और जो कंट्रीज हमारा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं कर रही हैं, उनके ऊपर जो एक्सपेंशनिस्ट रिजीम वाली जो कंट्रीज हैं, जैसे जिसको कहता है नेटो, जैसे रशिया हो गया, ऐसा चाइना हो गया, इन कंट्रीज ने कब्जा करना शुरू कर दिया इन कंट्रीज के ऊपर। तो ऐसा नेटो का कहना है। तो आज हम नेटो की इसी स्टेटमेंट्स को पकड़ करके ये पूरा वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम क्या देखने वाले हैं बेसिकली कि नेटो जो मेंबर कंट्रीज है, जो खुद को इतना पीसफुल, इतनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज कहती हैं, एक्चुअल में उनके बीच के क्या डिस्प्यूट्स हैं, और फिर हम उस डिस्प्यूट्स को देखेंगे, समझेंगे और उन डिस्प्यूट्स को कनेक्ट करेंगे कि ये जो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स होते हैं, तो ये बड़ी कंट्रीज ना कभी आपस में डायरेक्टली वॉर नहीं लड़ती हैं। ये क्या करती है, ये छोटी कंट्रीज इसमें पिस जाती है, छोटी कंट्रीज में प्रॉक्सी वॉर्स लड़ती हैं। तो वो आपको देखने को मिल रहा है। जैसे यूक्रेन को आप देखो, यूक्रेन का क्या हाल हुआ, यूक्रेन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। रशिया इतना बड़ा एम्पायर है उसका, वो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस में है, कुछ टाइम रहेगा, साल दो साल, लेकिन फिर जाकर के वो खड़ा हो जाएगा। उसके पास नेचुरल रिसोर्सेस है, दुनिया भर के सब कुछ है, वो खड़ा हो जाएगा। बट यूक्रेन जो कि कंट्री थी, जो कि काफी स्टेबल थी, उसके ऊपर अब कुछ नहीं बचेगा उसके पास। और इन लोगों ने उसको सपोर्ट करके वापस उससे सपोर्ट ले लिया। तो नाउ यूक्रेन इज लेफ्ट विद नथिंग, ऑलमोस्ट जीरो, बिकॉज ऑफ देम। सो आज इस वीडियो में हम नेटो के बारे में ही इस पूरी वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो नाउ एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है दी आई सब टीम की तरफ से कि हमने अपने नीव जीएस फाउंडेशन कोर्स के अंदर में 60% तक का डिस्काउंट दिया है। ये पूरा स्पेशल बैच है जिसको हम अचीवर्स बैच कहते हैं, जहां पर हर स्टूडेंट को पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलती है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट करके पर्सनलाइज मेंटरशिप ले सकते हो। जो भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर जाकर के आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, दी आई सब टीम आपको रीच आउट कर लेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द नेटो थिंग। देखो, सबसे पहले नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा आपको एक बार ग्लांस दे देता हूं, बहुत फैक्चुअल डिटेल्स नहीं देखेंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी फुल फॉर्म बता दिया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम है बेसिकली इसका। ये क्या है, ये बेसिकली एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कुछ कंट्रीज जो हैं उनका एक मिलिट्री ग्रुप है। सारी कंट्रीज की जो मिलिट्री है वो एक साथ मिलकर के यहाँ पर नेटो में काम करती हैं। अब ये जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ये बनाया क्यों गया था, ताकि ये लोग जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी हुई थी उसको इन्फोर्स करा सके। यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का अगर आप समझना है तो इतना सा समझ लो कि आर्टिकल 5 नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का ये कहता है कि अगर नेटो की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके ऊपर किसी ने भी अटैक करा ना, तो फिर ये अटैक एक तरीके से माना जाएगा कि नेटो के ऊपर है। और नेटो एज मतलब कई कंट्रीज, मतलब 30 कंट्रीज का ये ग्रुप है। तो ये ग्रुप एज एन आर्मी लड़ेगा उस कंट्रीज से। जैसे सपोज रशिया है, तो रशिया ने अगर नेटो के किसी मेंबर पर अटैक कर दिया, सपोज डेनमार्क पे अटैक कर दिया, तो अब ये अटैक डेनमार्क पे नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा कि नेटो के ऊपर अटैक हो गया और नेटो की सारी आर्मी रशिया के ऊपर चढ़ जाएंगी और उसको एकदम हरा देंगी। बट वहीं से अगर एक सवाल उनसे पूछा जाए कि अगर नेटो की दो कंट्रीज आपस में ही भिड़ जाती हैं तो फिर नेटो क्या करेगा, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारा पहला डिस्प्यूट है दो कंट्रीज के बीच में, दोनों कंट्रीज नेटो की बहुत बड़ी मेंबर है। एक हो गई ग्रीस और दूसरी हो गई टर्की। देखो, मैंने अपने टर्की वाले वीडियो में आपको पहले भी बहुत डिटेल में इस डिस्प्यूट को समझा दिया था, एक बार फिर से बता देता हूं। देखो, आई होप कि आपको ये डिस्प्यूट्स इतने अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग एंगल से मिल जाते हैं कि आपको शायद ये चीजें अब रट गई होंगी। तो अच्छा भी है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक्चुअल में चलता क्या है। तो नाउ टर्की एंड ग्रीस, टर्की की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है नेटो के अंदर में, और टर्की जो है वो हमेशा पंगे करता रहता है। तो वही ग्रीस के साथ इसके इश्यूज हैं, और इश्यूज किस चीज के हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एगन सी के अंदर जो येलो वाले पार्ट दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो अभी ये आइलैंड्स बेसिकली ग्रीस होल्ड करता है, मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स को। टर्की का क्लेम ये है कि ये जो आइलैंड्स हैं ये हमारा क्लेम है और हमें मिलना चाहिए, इस पर से ग्रीस का जो राज है उसको हटा देना चाहिए। और इस वजह से पिछले 200 साल में 4 बार ये दोनों कंट्रीज आपस में फ्रंट टू फ्रंट वॉर भी लड़ चुकी हैं, बिल्कुल एकदम मारपीट भी मच चुकी है दोनों कंट्रीज में, और उस टाइम पर भी नेटो ने कुछ नहीं किया। तो 4 बार ऑलरेडी वॉर लड़ चुकी हैं, अभी भी टेंशंस बहुत ज्यादा चलती रहती हैं, और बेसिकली इन आइलैंड्स में इनको मिलता क्या है फायदा। तो अब टर्की का कहना यह है कि ग्रीस इन आइलैंड्स पर कब्जा करके बेसिकली अपना ईईजेड बढ़ाना चाहता है, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ाना चाहता है। और वो इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को बढ़ा करके वो क्या करना चाहता है, वो बेसिकली जो नीचे मेडिटेरियन सी है इसके हिस्से पर कब्जा करना चाहता है, और यहां से टर्की का जो कंट्रोल है उसको खत्म करना चाहता है, ऐसा टर्की का मानना है। और इसी चीज को लेकर के टर्की और ग्रीस में कई बार युद्ध हो चुका है। तो बेसिकली इसी क्लेम को लेकर के ये बहुत पुराना इशू है। एक तो ये हो गया, दूसरा इशू क्या है, वो साइप्रस को लेकर ये दोनों कंट्रीज आपस में एक बार और लड़ चुकी हैं। साइप्रस का क्या इशू है, मैंने आपको बताया था कि साइप्रस के अंदर में सिविल वॉर था, और ये नॉर्दर्न वाला जो पार्ट है, ये साइप्रस के बीच में आपको ये बाउंड्री दिख रही है, ये जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है ये टर्की होल्ड करता है, आज भी होल्ड करता है। और आज की डेट में भी टर्की ऐसा मानता है कि नॉर्थ साइप्रस जो है ये एक कंट्री और ये टर्की का पार्ट है।
और टर्की ये ऐलान कर चुका है और खुद ही रिकॉग्नाइज किया है टर्की ने। हालांकि नेटो की और सारी कंट्रीज ने उस टर्की के इस क्लेम को नकार दिया है। उसमें ग्रीस भी इंक्लूड है, उसमें यूएस भी इंक्लूड है, उसमें सारी कंट्रीज इंक्लूड है जो नहीं मानती कि नॉर्थ साइप्रस टर्की का पार्ट है। तो ये दो इश्यूज की वजह से इन दोनों कंट्रीज में आपस में क्लैश हमेशा बना रहता है। और इस क्लैश की वजह से आप देखोगे इस पूरे रीजन में ही, सीरिया, नीचे लेबनान, मतलब पूरे रीजन में ही बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा टेंशंस रहती हैं इन दोनों कंट्रीज की वजह से। तो ये तो पहली नेटो मेंबर, दो नेटो मेंबर कंट्रीज है, पहला कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट अगर आप देखोगे दोनों नेटो मेंबर्स में, तो वो कॉन्फ्लिक्ट है आपका टर्की वर्सेस यूएसए। अब टर्की वर्सेस यूएसए में क्या है, ये टर्की और यूएसए देखो ये दोनों कंट्रीज ना अपने अपने लैंड पर नहीं लड़ रही है। ये दोनों कंट्रीज, ये जो पूरी लड़ाई है ये चल रही है सीरिया के अंदर में। अब इसको आप समझने की कोशिश करना। अब आप सबको पता है कि टर्की में ऑलमोस्ट 15 मिलियन कुर्द पॉपुलेशन रहती है। और ये कुर्द पॉपुलेशन जो है ना, ये सिर्फ टर्की के अंदर में इतने बड़ी मात्रा में नहीं रहती, बल्कि सीरिया के भी कुछ पार्ट में रहती है, इराक के भी कुछ पार्ट में रहती है, ईरान में भी कुछ हद तक रहती है। और ये कुर्द लोग अपना एक कुर्दिस्तान की डिमांड करते हैं और टर्की इस डिमांड को उनकी सिरे से नकारता है और उनको सप्रेस करना चाहता है। अपनी कंट्री में तो करना ही चाहता है, बल्कि बाकी की जिस कंट्रीज में भी ये कुर्दिस्तान को लेकर डिमांड उठती है तो वहां भी सप्रेस करने की पूरी पूरी कोशिश करता है टर्की। अब सीरिया में भी कुर्द लोग हैं बहुत ज्यादा। तो ये जो आप रेडिश वाला पार्ट देख रहे हो, ये बेसिकली कुर्द पॉपुलेशन यहाँ इस एरिया में सीरिया के रहती है। और ये कुर्द पॉपुलेशन ने पूरा अपना एक रिवोल्ट, अपना एक पूरा बैठ करके पूरा एक प्रोटेस्ट खड़ा किया था कुर्दिस्तान बनाने की डिमांड को लेकर के। और इसमें टर्की ने बीच में इंटरफेयर किया और ये दो जो है सीरिया के अंदर में सिविल वॉर चल रहा है। ये जो नीला वाला हिस्सा, मतलब ये पर्पल वाला जो आप हिस्सा देख रहे हो, ये बेसिकली असद रिजीम है। असद रिजीम कौन है? असद वहां के लीडर हैं। असद रिजीम है जिनको टर्की सपोर्ट करता है। असद रिजीम को करता है टर्की सपोर्ट और कुर्दिस्तान की डिमांड को करता है यूएस सपोर्ट। अब यूएस पूरी अपनी जो है ट्रूप्स भी भेज दिया है सीरिया में। उसने आर्मी में इनको बहुत ज्यादा वेपन्स भी दिए हैं, पैसा भी देता है लड़ाई लड़ने के लिए। तो ये कुर्दिश लोग फ्रंट पे लड़ रहे हैं, पीछे से यूएस लड़ रहा है। टर्की ऐसे फ्रंट पे असद रिजीम लड़ रही है, मतलब टर्की सीरिया की आर्मी लड़ रही है और टर्की, उनको ये येलो वाले पार्ट में टर्की की ट्रूप्स हैं, तो यहाँ टर्की की ट्रूप उनको सपोर्ट कर रही हैं और आपस में सिविल वॉर छिड़ा हुआ है। बाकी और तो 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस और भी एक्टिव हैं। जो एक ईरान का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्टिव है यहाँ पर, शिया मुस्लिम्स का। तो ये वाले एरिया में आप देख रहे हो कि वो ईरान वाली जो शिया मुस्लिम्स हैं ये यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिव हैं। तो ऐसे करके ये बड़ी बड़ी कंट्रीज यानी कि टर्की और यूएसए ने अपने इशू के चक्कर में सीरिया को एक प्रॉक्सी जोन बना रखा है और वहां पर सिविल वॉर चल रहा है। बर्बाद हो चुकी है सीरिया की पूरी कंट्री इन दो बड़ी कंट्रीज की वजह से। अब आप देखोगे ना जब भी, तो ये जो बड़ी कंट्रीज होती है ये कभी डायरेक्टली वॉर नहीं लड़ती हैं। जैसे चाइना हो गई, रशिया हो गई, यूएस हो गई, फ्रांस हो गई, ब्रिटिश हो गए, मतलब ये बड़ी बड़ी कंट्रीज कभी डायरेक्टली वॉर नहीं लड़ती हैं। आप 200 साल की हिस्ट्री उठा के देख लो, ये क्या करती हैं, ये ऐसे प्रॉक्सी वॉर्स लड़ती हैं। जब से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ है उसके बाद से ये प्रॉक्सी वॉर्स में घुस जाती हैं। ये एक छोटी कंट्री पकड़ लेंगी, वहां पर सिविल वॉर करवाएंगी, एक पार्टी को यूएस सपोर्ट करेगा, एक को रशिया सपोर्ट करेगा। तो ये वाला हाल है इनका। नाउ थर्ड कॉन्फ्लिक्ट जो नेटो मेंबर्स के अंदर में है, दैट इज अराउंड स्पेन एंड यूके। यूके एंड वर्सेस स्पेन का भी इशू जो है वो बहुत पुराना है। देखो ये इशू है क्या, पहले आप इसको समझो। देखो ये इशू है गिब्राल्टर के, एक गिब्राल्टर है जो कि एक सिटी है बेसिकली, जिसको यूके जो है होल्ड करता है, आज भी होल्ड करता है। अब यहाँ पर 1713 में क्या हुआ था इस इशू में कि 1713 में स्पेन ने बेसिकली गिब्राल्टर का जो ये एरिया है पूरा, ये यूके को दे दिया था, एक्चुअल में सीड कर दिया था। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्पेन जब थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ तो स्पेन में क्या है कि गिब्राल्टर को लेकर के डिमांड्स उठने लगी कि इसको वापस लाना चाहिए। जैसे आप देखते हो ना इंडिया में डिमांड्स हैं कि जो हमारे मतलब इतनी हमारी जो सोना जवाहरात, हीरे जवाहरात जो लेकर के गए हैं ब्रिटिशर्स, इनको वापस लाओ, कोहिनूर वापस लाओ, जोक्स अपार्ट। तो ऐसी कुछ डिमांड जो है वो स्पेन में भी उठी गिब्राल्टर को लेकर के कि गिब्राल्टर को वापस लाना चाहिए। बट अब ड्यू टू सम इश्यूज इसकी वजह से ये इशू चलने लगा। अब यूके ने अपना ये प्रेजेंट किया कि गिब्राल्टर तो आपने हमें ऑफिशियली दिया है 1713 में, अपनी वो ट्रीटी दिखाने लगे। तो स्पेन ने उसमें ये क्लेम किया कि बेसिकली यहाँ पर ना इस वाले रीजन में, ये बीच वाला रीजन है जो कि स्पेन को जोड़ता है इससे, ये वाला रीजन में इस्थमस है एक, ठीक है। इस्थमस बेसिकली क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता होगा, आई होप सबको पता होगा। बेसिकली एक ना लैंड के बीच में पट्टी होती है जिसके दोनों साइड पानी होता है, ये दो बड़े लैंड मासेस को जोड़ती है, एक पट्टी सी होती है। तो स्पेन ये मानता है कि जो इस्थमस है ना बीच में, ये हमने आपको नहीं दिया था, ये आपने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। एक्चुअली में ये इस्थमस हमारे अंडर में आना चाहिए, यानी कि स्पेन की टेरिटरी में आना चाहिए। तो इस बात को लेकर के गिब्राल्टर के ऊपर ये दोनों कंट्रीज में हमेशा टेंशन बना रहता है। कई बार वॉर लाइक सिचुएशंस भी हो चुकी हैं स्पेन और यूके के बीच में। तो ये सो कॉल्ड नेटो मेंबर्स का हाल है। ये सो कॉल्ड नेटो की कंट्रीज हैं जो आपस में, जिनके इतने सारे बॉर्डर इश्यूज होने के बाद भी ये पूरी दुनिया में क्लेम करते हैं कि ये जो है इनको पीस प्राइज मिलना चाहिए, ये डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कर सकते हैं। ऐसे कंट्रीज जो प्रॉक्सी वॉर्स करते हैं छोटी छोटी कंट्रीज को में और उन कंट्रीज को बर्बाद कर देते हैं, वो खुद को डेमोक्रेटिक कंट्रीज कहते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।